तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि PMMVY में यदि किसी महिला के फर्स्ट डिलीवरी में ट्विंस होते हैं तो आप उनका फॉर्म कैसे भरेंगे। तो इसके लिए आप गूगल सर्च में PMMVY लिखेंगे और जो हमें पहला लिंक दिख रहा है आप उस पर जाएंगे। तो हम इस पर जाते हैं और इस पर जाने के बाद फ़िलहाल मेरे पास ये दिखा रहा है, तो आप यहाँ से बैक चले जाएं और बैक जाने के बाद आपको जो यहाँ पर दिख रहे हैं सिटीज़न हेल्प वीडियो कॉन्टैक्ट अस, आप इनमें से किसी पर भी चले जाएं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर चली गई कॉन्टैक्ट अस पर। यहाँ पर जाने के बाद मुझे बिल्कुल राइट हैंड साइड कॉर्नर में दिख रहा है लॉगिन, तो मैं लॉगिन पर जाऊँगी और अब आप देखेंगे कि हमारी साइट ओपन हो गई है। लॉगिन पर जाने के बाद हम यूज़र आईडी पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालेंगे। तो चलिए हम यूज़र आईडी पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालते हैं। यूज़र आईडी पासवर्ड और ये कैप्चा कोड आप ध्यान दें, जो यहाँ पर ये कैप्चा कोड दिए होते हैं आपको इन्हें बिल्कुल एज इट इज़ डालना होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर केस सेंसिटिव होते हैं। अगर कोई लेटर स्मॉल में है तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में। तो चलिए यूज़र आईडी पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालने के बाद हम लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद हम यहाँ से इसे वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाता है। अभी OTP गया है तो हम OTP डालते हैं। तो अब हमने OTP डाल दिया है। OTP डालने के बाद हम इसे वैलिडेट करते हैं और वैलिडेट करने के बाद आप देखेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो हम फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर इन 3 लाइंस पर जाते हैं और इन 3 लाइंस पर जाने के बाद हमारे पास जो सबसे पहला ही ऑप्शन आता है डेटा एंट्री, हम इस पर जाते हैं और डेटा एंट्री पर जाने के बाद हम यहाँ पर बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। हम यहाँ पर बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे और जैसे ही आप बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे आपके पास जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दें, हम पहले बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं लेकिन फर्स्ट डिलीवरी में ही हमारे जुड़वा बच्चे हुए हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन में हमें यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। 2 करने के बाद हम यहाँ से इसे जो हमें ये दिया हुआ है PMMVY इज़ अ कंपोनेंट ऑफ मिशन शक्ति, आपने इसे ओके करना है। ओके करने के बाद हम जो हमारी लाभार्थी हैं उसका नाम डालेंगे। नाम डालने के बाद हम लाभार्थी का आधार नंबर डालेंगे और आप ध्यान दें आप नाम बिल्कुल एज पर आधार डालेंगे। कोई लेटर स्मॉल में है तो स्मॉल में और कैपिटल में है तो कैपिटल में, आप इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे। नाम डालने के बाद हम आधार नंबर डालते हैं। तो चलिए हम आधार नंबर डालते हैं। नाम और आधार नंबर डालने के बाद हम देखेंगे, हम यहाँ पर जाते हैं फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर। अब हम यहाँ पर जाएंगे तो हमारे पास मैसेज आ जाता है कि आधार इज़ ऑथेंटिकेटेड। और तो चलिए अब हम यहाँ पर जाते हैं फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इनका जो महिला है जिनका हम फॉर्म भर रहे हैं इनके में ये लिखा हुआ आ गया, फेस रिकॉग्निशन ऑफ बेनिफिशरी हैज़ नॉट बीन डन इन पोषण ट्रैकर, काइंडली डायरेक्ट द बेनिफिशरी टू गेट फेशियल रिकॉग्निशन डन थ्रू पोषण ट्रैकर। यानी कि हम इनका जो फॉर्म भरेंगे, इन महिला का पोषण ट्रैकर पर FRS नहीं हुआ है तो आप इनका पोषण ट्रैकर पर FRS का प्रोसेस पूर्ण कर दें। हालांकि हम फॉर्म तो भर सकते हैं लेकिन ये फॉर्म हमारा प्री रजिस्टर्ड में चला जाएगा और जब तक आप इनका फेशियल रिकॉग्निशन कंप्लीट नहीं कर लेंगे, यानी कि सक्सेसफुल फेशियल रिकॉग्निशन नहीं आ जाएगा, ये आपकी सुपरवाइज़र के पास वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएगा। तो हम यहाँ से इसे ओके करते हैं और ओके करने के बाद हम यहाँ पर लाभार्थी का डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए हम कैलेंडर सिलेक्ट करेंगे। कैलेंडर से पहले हम ईयर सिलेक्ट करेंगे। ईयर सिलेक्ट करने के बाद हम मंथ सिलेक्ट करेंगे और मंथ सिलेक्ट करने के बाद जो उस मंथ की डेट है हम वो सिलेक्ट करेंगे। तो हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है और डेट ऑफ बर्थ डालते ही आप देखेंगे कि इनकी एज अपने आप आ जाती है। कैटेगरी, तो लाभार्थी जिस भी कैटेगरी का है आप उसे सिलेक्ट करेंगे।
सिलेक्ट करने के बाद आप लाभार्थी का मोबाइल नंबर डालेंगे। तो चलिए हम मोबाइल नंबर डालते हैं। हमने लाभार्थी का मोबाइल नंबर डाल दिया है और मोबाइल नंबर डालने के बाद हमसे प्रॉपरली पूछा जाता है कि ये मोबाइल नंबर किसका है। सेल्फ यानी कि खुद का है, हस्बैंड का है, मदर का है, फादर का है, मदर इन लॉ यानी कि सास का है, फादर इन लॉ यानी कि ससुर का है, या अदर्स। अदर्स मीन्स अन्य किसी रिश्तेदार का या पड़ोसियों का है। तो ये महिला का खुद का नंबर है, तो हम सेल्फ पर जाएंगे और सेल्फ पर जाने के बाद अब यहाँ पर है एलिजिबिलिटी प्रूफ, यानी कि आप किस बेस पर महिला का फॉर्म भर रहे हैं। तो हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कई ऑप्शंस आते हैं। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में से आप हमारे पास पहला है विमेन हुज नेट फैमिली इनकम इज़ लेस देन 8 लाख पर एनम, यानी कि महिला के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम हो। विमेन होल्डिंग मनरेगा कार्ड, महिला के पास मनरेगा कार्ड हो। विमेन फार्मर्स हु आर बेनिफिशरीज अंडर किसान सम्मान निधि योजना, वे महिला किसान जो किसान सम्मान निधि योजना के अंदर पात्र हैं। विमेन होल्डिंग ई श्रम कार्ड, यानी महिला ई श्रम कार्ड धारक है। विमेन बेनिफिशरीज अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंडर आयुष्मान भारत, यानी कि वे महिलाएं जिनके पास आयुष्मान कार्ड है। विमेन होल्डर ऑफ बीपीएल राशन कार्ड, यानी कि वो महिलाएं जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड है। विमेन हु आर पार्शली और फुली डिसेबल्ड, यहाँ पर पार्शली महिला कम से कम 40% डिसेबल हो या फुली डिसेबल्ड हो। साथ ही प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर्स भी इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा विमेन बेनिफिशरीज होल्डिंग राशन कार्ड अंडर NFSA, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड धारक महिलाएं। तो इनमें से महिला के पास जो भी डॉक्यूमेंट है आप उसे सिलेक्ट करें। तो ये महिला है हमारी, इनके पास ई श्रम कार्ड है, तो हम यहाँ ई श्रम कार्ड पर जाते हैं और ई श्रम कार्ड पर जाने के बाद हम जो इस ई श्रम कार्ड का नंबर है वो डालेंगे। तो चलिए हम ई श्रम कार्ड नंबर डालते हैं। ई श्रम कार्ड नंबर डालने के बाद हम यहाँ पर, आप ध्यान दें, सभी वर्कर्स को सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पर चूज़ फाइल करने में आती है। और आप ध्यान दें, आप यहाँ पर पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं और फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, आप जो भी फाइल इसमें अपलोड करेंगे उसका साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। तो इसके लिए हम चूज़ फाइल पर जाएंगे और चूज़ फाइल पर जाने के बाद हम यहाँ पर फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ पर जाते हैं। फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ पर जाने के बाद आपकी फ़ोटो जहाँ पर भी आपकी तो चलिए मैंने महिला की फ़ोटो को, यानी कि जो ई श्रम कार्ड की फ़ोटो है उसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने फ़ाइल को नेम किया हुआ था तो वो आ गई है। अब हम यहाँ पर MCP कार्ड डिटेल्स, यानी कि MCTS, RCH ID, MCP रजिस्ट्रेशन डेट, ये सभी डिटेल्स डालते हैं। तो चलिए हम MCP कार्ड नंबर डालते हैं। MCP कार्ड नंबर डालने के बाद हम MCP रजिस्ट्रेशन डेट डालेंगे। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन डेट डालते हैं। तो इनकी रजिस्ट्रेशन डेट है 1/8/24। तो हम यहाँ से पहले ईयर सिलेक्ट करेंगे 1/8/24। MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन डेट डालने के बाद हम यहाँ से अपलोड MCTS, RCH ID, MCP कार्ड, इनकी फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो हम यहाँ पर चूज़ फाइल पर जाएंगे और चूज़ फाइल पर जाने के बाद हम यहाँ पर फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ पर जाएंगे और फ़ोटोज़ और वीडियोज़ पर जाने के बाद आपकी फ़ाइल जहाँ पर भी होगी तो आप वहाँ से अपनी फ़ाइल को अपलोड कर लें। तो चलिए हम यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद हम देखेंगे कि हमारी फ़ाइल यहाँ पर है। तो यहाँ पर जाने के बाद हमने जो MCP कार्ड है इसकी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया है और सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारी जो ये फ़ाइल है ये अपलोड हो चुकी है। इसके बाद हम LMP डेट डालते हैं और आप ध्यान दें, PMMVY का फॉर्म चाहे वो पहले बच्चे का हो या दूसरे बच्चे का हो, वो हम LMP से 570 दिन के अंदर ही भर सकते हैं। यदि लाभार्थी, आप यहाँ पर देखेंगे कि MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन डेट कैन नॉट बी लेस देन LMP डेट, यानी कि हमने यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दी है तो हम दोबारा से भरते हैं एक बार इसको। तो चलिए हमने रजिस्ट्रेशन डेट डाल दी और पहले मैंने LMP डेट 8/5/25 कर दी थी, इसीलिए एरर दिखा रहा था।
अब यहाँ पर हमारी जो डेट है LMP की वो 8/5/24 है। डालने के बाद हम ANC डेट डालेंगे। इनकी ANC डेट भी 1/8/24 है। तो चलिए हम डेट डालते हैं 1/8/24। डालने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे कि हैज़ द चाइल्ड बॉर्न, ये बाय डिफ़ॉल्ट यस पर है क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन 2 किया हुआ है। अब यहाँ पर हम बच्चे का एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ उनके कार्ड में है, यानी कि जो बर्थ सर्टिफिकेट में हम वही डालेंगे। तो इन बच्चे का जन्म 18/1/25 को हुआ है, तो हम 25 बाय डिफ़ॉल्ट पहले ही सिलेक्ट है ये। और हमेशा आप ध्यान देंगे जिस डेट को हम फॉर्म भरते हैं वो आप देखेंगे, यहाँ पर मैं ये फॉर्म 6 अगस्त को भर रही हूँ तो इस 6 को ही हाईलाइटेड है। तो हम यहाँ से जनवरी सिलेक्ट करेंगे और डेट है हमारी 18, तो यहाँ से डेट सिलेक्ट करेंगे। डेट सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर पूछ रहा है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी कि बच्चे का जन्म किस प्रकार के संस्थान में हुआ है। तो गवर्नमेंट में हुआ है तो आप गवर्नमेंट सिलेक्ट करेंगे, प्राइवेट में हुआ है तो आप प्राइवेट सिलेक्ट करेंगे, होम यानी कि घर पर हुआ है तो आप होम सिलेक्ट करेंगे, और ट्रांजिट यानी कि रास्ते में ले जाते हुए ही हुआ है तो आप ट्रांजिट सिलेक्ट करेंगे, और आंगनवाड़ी सेंटर में हुआ है तो आप आंगनवाड़ी सेंटर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर बच्चे का जन्म प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है तो आप यहाँ पर ध्यान दें, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ में आप वही नाम डालेंगे जो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर जुड़वा बच्चे हुए थे, हम ये फर्स्ट डिलीवरी का फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन इनके 2 बच्चे हुए हैं यानी कि जुड़वा बच्चे हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जेंडर चाइल्ड 1, यहाँ पर इसका मतलब है कि जुड़वा बच्चों में से पहले बच्चे का जेंडर कौन सा है और दूसरे का। तो हम यहाँ पर पहले बच्चे का जेंडर मेल है और दूसरे का फीमेल है। अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास हमने ये 2 किया हुआ था ऊपर भी, क्योंकि ये जुड़वा बच्चे हुए थे, तो इसीलिए यहाँ पर जेंडर चाइल्ड 1 यानी कि पहले बच्चे का जेंडर कौन सा है और दूसरे का कौन सा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर हमारे पास जेंडर 1 2 आया है। यदि हम नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन 1 करते तो हमारे पास सिर्फ ये आता जेंडर चाइल्ड 1। अब हमसे पूछ रहा है वॉज वैक्सीनेशन रिकॉर्डेड ऑन MCP कार्ड, तो हाँ जी यस करने के बाद वैक्सीनेशन एट बर्थ, तो यानी कि बर्थ BCG इन्हें कब लगी थी, तो इनको लगी थी 18/1/25 को, तो हम यहाँ पर 18/1/25। फिर नेक्स्ट है वैक्सीनेशन ऑन 6th वीक, तो यहाँ पर डेट है 19/3/25। फिर हम यहाँ पर वैक्सीनेशन ऑन 10th वीक, यानी कि ये लगी थी हमारी 2/5/25 को, तो हम कैलेंडर से मंथ सिलेक्ट कर लेते हैं 2/5/25। इसके बाद हमारी है वैक्सीनेशन ऑन 14th वीक, यानी कि पेंटा 3, ये हमारी लगी थी 18/6/25 को, तो 25 ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब हम यहाँ से 6 यानी कि जून, तो यहाँ पर है 18/6/25। तो और आप इन बॉक्स को ज़रूर टिक करें। टिक करने के बाद अब हम यहाँ पर एड्रेस में आप पहले जो गांव है आपका उसका नाम भर देंगे, फिर ये जो आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। अब हम सिलेक्ट विलेज पर जाएंगे। सिलेक्ट विलेज पर जाने के बाद आपके अंडर में यानी कि आपके ब्लॉक में जितने भी विलेजेस हैं उन सभी की लिस्ट आ जाती है, तो जो भी आपका विलेज है आप उसे सिलेक्ट कर लें। फिर सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आप पिन कोड डालें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद अब आप फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमने फॉर्म भरा है उसकी सभी डिटेल्स आ जाती हैं। यदि आप यहाँ पर कुछ चेंज करना चाहते हैं फॉर्म में तो आप एडिट पर जाकर इसे चेंज भी कर सकते हैं, और चेंज आप उन्हीं कॉलम्स को कर सकते हैं जो आपके डिसेबल्ड नहीं हैं, यानी कि आप यहाँ पर आधार नंबर चेंज नहीं कर सकते, नेम चेंज नहीं कर सकते, साथ में डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते, और जो यहाँ पर डिसेबल्ड कॉलम है आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। इनके अलावा आप जो भी कॉलम्स हैं उनको ठीक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप ई श्रम कार्ड नंबर चेंज कर सकते हैं, MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, MCTS नंबर वो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे सबमिट कर देते हैं, और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि ये आ गया है बेनिफिशियरी इज़ रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब आप इस फॉर्म की जानकारी अपनी सुपरवाइज़र को दे दें, लेकिन
ये आपकी सुपरवाइज़र की आईडी पर नहीं गया होगा। क्यों नहीं गया होगा? क्योंकि इनका फेशियल रिकॉग्निशन इनकम्प्लीट था। तो आपको ये फॉर्म अब कहाँ दिखेगा? तो इसके लिए हम यहाँ से इसे ओके करते हैं। ये फॉर्म जो हमारे द्वारा अभी भरा गया था, आपने देखा कि इसमें दिखा रहा था अनसक्सेसफुल फेशियल रिकॉग्निशन, यानी कि लाभार्थी का फेशियल रिकॉग्निशन अनसक्सेसफुल था। तो अब आपको वो फॉर्म कहाँ दिखाई देगा? क्योंकि वो आपकी सुपरवाइज़र की आईडी पर अभी वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएगा जब तक उनका सक्सेसफुल फेशियल रिकॉग्निशन नहीं हो जाता। तो वो देखने के लिए आप यहाँ पर डेटा एंट्री पर जाएंगे और डेटा एंट्री पर जाने के बाद आप यहाँ पर चेक फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोर्शन ट्रैकर ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी, यानी कि जो फॉर्म हमने अभी भरा था वो यहाँ पर प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज़। तो यहाँ पर आप देखेंगे चेक फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोर्शन ट्रैकर ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी। तो हम इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद आप देखेंगे कि हमने अभी इनका ही फॉर्म भरा था और ये इनका अनसक्सेसफुल फेशियल रिकॉग्निशन दिखा रहा था। तो इसीलिए मेरा ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। जब तक इनका फेशियल रिकॉग्निशन सक्सेसफुल नहीं हो जाता ये फॉर्म वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि फर्स्ट डिलीवरी में हमारे किसी महिला के जुड़वा बच्चे होते हैं तो हम उनका PMMVY का फॉर्म किस प्रकार भरेंगे और हमें फॉर्म भरते टाइम क्या क्या सावधानियां बरतनी है। साथ ही यदि लाभार्थी का फेशियल रिकॉग्निशन पोर्शन ट्रैकर पर अनसक्सेसफुल है तो आप उन लाभार्थियों को साथ की साथ कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके लाभार्थियों का फेशियल रिकॉग्निशन सक्सेसफुल नहीं होगा वो आपकी कंसर्न सुपरवाइज़र के पास वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे और वो उन्हें वेरीफाई नहीं कर पाएंगी। और जब उनकी आईडी से वेरीफाई नहीं होगा तो आगे CDPO की आईडी से भी वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा, तो इनकी पेमेंट्स पेंडिंग पड़ी रहेंगी। तो इसीलिए आप सभी आपके जितने भी PMMVY के लाभार्थी हैं उन सभी का सक्सेसफुल फेशियल रिकॉग्निशन कर लें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।